हमारी रूल पर चलती है। अगर हम रूल को तोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमें हर्जाना और पेनल्टी देना पड़ता है। जैसे कार, जब हम कार चला रहे होते हैं हमें पता है रूल कहता है मोबाइल कभी नहीं छूना है, लेकिन आप और हम ये गलती हमेशा करते हैं और अक्सर करते हैं। इसका हर्जाना क्या होता है? वी हैव टू पे समथिंग टू ट्रैफिक पुलिस, और कभी कभी हमारा डीएल भी जब्त हो जाता है। तो यही रूल अगर हम अपने पैसों पर नहीं लगाएंगे, अपने फाइनेंस पर नहीं लगाएंगे, तो माइट बी पॉसिबल आपको कहीं हर्जाना पेनल्टी तो नहीं देना पड़े, लेकिन लॉस आपका जरूर होगा, जिसके कारण आप लाइफ लॉन्ग पैसों के लिए काम करते रहोगे, लेकिन पैसा आपके लिए कभी भी काम नहीं करेगा। आपकी जो भी सेविंग है, क्या आपने अपना फाइनेंस का गोल बनाया हुआ है? और ये जो फाइनेंशियल गोल है, ये शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म एंड मिड टर्म में कन्वर्ट है या नहीं? लाइफ हमारी रूल पर चलती है। अगर हम रूल को तोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमें हर्जाना और पेनल्टी देना पड़ता है। जैसे कार, जब हम कार चला रहे होते हैं हमें पता है रूल कहता है मोबाइल कभी नहीं छूना है, लेकिन आप और हम ये गलती हमेशा करते हैं और अक्सर करते हैं। इसका हर्जाना क्या होता है? वी हैव टू पे समथिंग टू ट्रैफिक पुलिस, और कभी कभी हमारा डीएल भी जब्त हो जाता है। तो यही रूल अगर हम अपने पैसों पर नहीं लगाएंगे, अपने फाइनेंस पर नहीं लगाएंगे, तो माइट बी पॉसिबल आपको कहीं हर्जाना पेनल्टी तो नहीं देना पड़े, लेकिन लॉस आपका जरूर होगा, जिसके कारण आप लाइफ लॉन्ग पैसों के लिए काम करते रहोगे, लेकिन पैसा आपके लिए भी कभी भी काम नहीं करेगा। मेरा कुछ सवाल है आप लोगों के लिए, आप अपने आप से जवाब देना, मुझे उसका जवाब नहीं चाहिए। अगर हर सवाल का जवाब में आपने अपने आप को 5 पॉइंट्स दिया तो यू आर ऑन द ट्रैक, और पैसा आपके लिए काम कर रहा है, ना कि पैसा के लिए आप काम कर रहे हो। पहला सवाल, आप बिजनेस में हो या जॉब में हो, आप अपने करंट इनकम का 20% सेव करते हो पर मंथ, देन यू आर ऑन ट्रैक। आपकी जो भी सेविंग है, क्या आपने अपना फाइनेंस का गोल बनाया हुआ है? और ये जो फाइनेंशियल गोल है, ये शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म एंड मिड टर्म में कन्वर्ट है या नहीं? इसके बाद आपने गोल भी बना लिया, आपने टाइम पर भी डिवाइड कर दिया। आपका जितना भी पोर्टफोलियो है, क्या ये इसी गोल के अंतर्गत आ रहा है या नहीं? अगर आपको रिक्वायरमेंट है आज से 5 साल के बाद फंड की, किसी बेटे को, किसी बेटी की शादी करना है, बेटे को एजुकेशन पर देना है, और आपने पैसा फंसा रखा है 15 साल के फंड में, तो वो पैसा आपके काम कभी नहीं आएगा। इसके बाद जो भी आपका पोर्टफोलियो होता है, क्या आप रेगुलर बेसिस पर पोर्टफोलियो चेक करते हो? आप पोर्टफोलियो ऑडिट करवाते हो? मे बी, मे नॉट बी। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इन लास्ट, कि क्या हम अपने बच्चे को फाइनेंस का एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं? जनरली हमने घरों में ये देखा है, जब भी कोई पैसे की लेन देन की बात होती है, किसी रिलेटिव को पैसा देना है या किसी रिलेटिव से पैसा लेना है, ऑन एनी ओकेजन, अगर गलती से हमारा बेटा या बेटी हमारे रूम में उस टाइम आ जाता है, से बेटा अभी तुम्हारा पढ़ने का टाइम है, तुम चले जाओ, हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज पर डिस्कस कर रहे हैं। अगर ये प्रॉब्लम आप भी फेस कर रहे हो, ये सिचुएशन आपके साथ भी आ रहा है, तो ये चीज वही होगा जो आज हमने फेस किया, क्योंकि हमारे पेरेंट भी हमारे साथ यही कर रहे थे, और हमारे बच्चे फाइनेंस के बारे में अवेयर नहीं हो पाएंगे। पैसे के लेके 2 अवधारणाएं चलती हैं। पहला, पैसा गलत है, पैसा कमा, अगर आप मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। दूसरा कि नहीं, पैसे के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। अभी मैं इस मिथ पर कोई बात नहीं कर रहा हूं कि पैसा गलत है या सही है, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूं पैसा गलत हो या सही हो, अगर आप रूल पर काम नहीं करोगे, नियम के अनुसार नहीं चलोगे, तो लॉस आपका ही होगा। एक राम और श्याम एक दोस्त थे दोनों, और बचपन से दोनों एक ही स्कूल में, कॉलेज में पढ़ाई किया। राम के फादर शॉपकीपर थे, और वो राम स्कूल से आने के बाद शॉप पर हर दिन आधे घंटे 1 घंटे लगाता था। श्याम अपना बैग रखता, ब्रेकफास्ट करता और खेलने के लिए बाहर आता, तो देखता कि राम शॉप पर बैठा हुआ है, 10-15 मिनट वेट करता और
बोलता है कि भाई तू तो लेट आएगा, मैं जा रहा हूँ खेलने के लिए, जब तू शॉप से फ्री हो जाए तुम आ जाना। राम जनरली आधे घंटे बाद या 45 मिनट्स के बाद वो खेलने आता और दोनों मिलके खेलते, और इस तरीके से दोनों ने कॉलेज एमबीए किया और दोनों की एक अच्छी जॉब लग गई। आफ्टर 3 इयर्स राम स्टेट मैनेजर बन गया, लेकिन श्याम वहीं पर डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ही बन के रह गया। दोनों की सैलरी में तकरीबन 3 गुना का डिफरेंस था। और ये जो डिफरेंस जब दो दोस्तों के बीच में आता है तो कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन क्रिएट होता है और बातें होना दोनों में ऑलमोस्ट बंद हो गया। इस पॉइंट को लेके दोनों में एक बात हुई तो बोला कि चलो किसी एक सीनियर से मिलते हैं जो उनका मेंटोर था, जो दोनों को बचपन से जानता था। जब वो सीनियर के पास गए तो उसने सिर्फ 3-4 सवाल पूछा सीनियर ने। जब भी तुम लोग हॉलीडे पर जाते हो या कंपनी के काम से बाहर जाते हो कभी भी, तो क्या तुम्हारे दिमाग में सिर्फ हॉलीडे चलता है या कंपनी का काम चलता है? उसके बाद जो तुमने सेल किया उसका डेटर्स कलेक्शन का रेशियो क्या है? फिर तुमने पोर्टफोलियो कितना का बनाया हुआ है और इस पोर्टफोलियो का तुमने ऑडिट रेगुलर बेसिस पर करते हो या कि नहीं? इन 4 सवालों पर राम 3 सवाल पर 5 पॉइंट पर था और श्याम के पास कोई जवाब नहीं था। रीजन, जब वेकेशन पर श्याम जाता था तो वो सिर्फ अपने फैमिली और बच्चे के बारे में सोचता था, लेकिन राम फैमिली बच्चे के साथ वेकेशन पर गया, लेकिन वो ये देखता था इस होटल में या इस लोकेशन पर मैं किसको डीलर बना सकता हूँ या मेरे कंपनी के लिए कौन सा टर्म एंड कंडीशन काम कर सकता है, ताकि मैं जब मैं वेकेशन के बाद अपने कंपनी में जाऊं तो कंपनी के लिए प्रोडक्टिविटी क्रिएट कर सकूं, सेल क्रिएट कर सकूं। और इसी तरीके से जब राम अपना सेल करता था तो वो अपने कलेक्शन को अकाउंट डिपार्टमेंट पर नहीं डालता था, कलेक्शन खुद करता था, सो दैट कंपनी के लिए बैड डेट्स कम से कम हो। और ऑन एवरेज राम का जो बैड डेट रेशियो था दैट इज 2 and 3%, लेकिन श्याम का 15 से 20% था। तो जब आप कंपनी के लिए पैसा अर्न करके नहीं दोगे, कंपनी आपको न डिजिग्नेशन अच्छा देगा ना पैसा अच्छा देगा। तो दैट इज द 2 रीजन। अगेन पैसे से पैसा राम ने कमाना शुरू कर दिया था, तो लास्ट में मेंटोर ने ये चीज बोला कि ये बच्चा पहला दिन से बचपन से शॉप पर बैठता था, ही नो कि जब कोई कस्टमर गुस्सा होके भी आता तो इसके पिताजी कितने आराम से बात कर रहे थे। ये बचपन से देखता आ रहा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मनी, पैसे को कैसे बचाना है, पैसे से पैसे कैसे बनाना है। जो एक जॉब करता हुआ जिसके पिताजी जॉब कर रहे थे, श्याम उस चीज को कभी नहीं समझ पाया। तो इन लास्ट आई वांट टू से ओनली वन थिंग, जब भी आपके पास पैसा हो, ये पैसा हो सकता है 100 रुपया में हो, 100 करोड़ में हो या 1000 करोड़ में हो, डजंट मैटर। मैटर इज दैट कि जो भी पैसा का रूल और रेगुलेशन है, क्या आप उस पर काम करते हो या नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आज की डेट पर प्रॉब्लम आता है, लोग लग्जरी एक्सपेंडिचर कर देते हैं लेकिन लग्जरी इन्वेस्टमेंट के बारे में कोई नहीं सोचता। लेट्स अज्यूम मुझे कार परचेज करना है और आई एम प्लानिंग टू बाय ए कार ऑफ द 8 लाख रुपीज। जब मार्केट में जाता तो मे बी मॉडल अच्छा हो जाए, ऑटोमेटिक हो जाए, तो 8 से 12 लाख 15 लाख तक पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं होती। लेकिन यहीं पर इन्वेस्टमेंट में अगर मैंने प्लान बनाया हुआ कि मैं 10,000 रुपए महीने का इन्वेस्ट करूंगा, लेकिन आपका माइट बी पॉसिबल इन्वेस्टमेंट 8 से 10,000 हो जाएगा, लेकिन 8 से 12, 15, 20,000 कभी नहीं होगा। तो मेरा सिर्फ सवाल आपसे ये है कि जब आप एक्सपेंडिचर में, चाहे वो मोबाइल परचेज करने में हो, लैपटॉप परचेज करने में हो या कार परचेज करने में हो, जब आपका एक्सपेंडिचर का बजट इंक्रीज कर जाता है तो आपका इन्वेस्टमेंट का बजट इंक्रीज क्यों नहीं करता। अब आप बोलोगे कि इतना कुछ बोल दिया मनीष है कौन और क्यों बोल रहा है। तो बाय प्रोफेशन आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट और मैंने ये अपने क्लाइंट के सामने ये देखा है कि दे आर अर्निंग गुड, लेकिन पैसा अच्छे अर्न करने के बावजूद दे आर फेसिंग दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। तो मैं इस पर अवेयरनेस सेशन भी देता हूँ, 1-to-1 है और कॉर्पोरेट लेवल पर कहीं पर भी। तो आप में से किसी को भी आज लगता है कि मनीष से बात करना चाहिए कि ये पोर्टफोलियो ऑडिट में भी आपने पहले सुना हो, नहीं सुना हो। और जो एक और चीज बताता हूँ, अगर मैं बोलता हूँ पोर्टफोलियो ऑडिट तो सबके दिमाग में एक चीज आता है शेयर और म्यूचुअल फंड, लेकिन आपके पोर्टफोलियो में वो इतनी सारी इन्वेस्टमेंट होती है जैसे गोल्ड, इंश्योरेंस और रियल एस्टेट, उस पर आपका दिमाग कभी जाता ही नहीं कि अरे यार उसको भी कभी देखना है। मेरे घर पर 200 ग्राम 500 ग्राम गोल्ड रखा हुआ है, मैंने 10 इंश्योरेंस परचेज कर रखा है, मैंने 3 घर खरीद रखा है जो 1 साल से वैकेंट है,
ओके, तो हमारा दिमाग वहां पर 2 करोड़ 5 करोड़ के इन्वेस्टमेंट पर नहीं जाता, हमारा ध्यान कहाँ जाता, पोर्टफोलियो के नाम पर जो 10 15 20 लाख का म्यूचुअल फंड है, 15 20 25 लाख का शेयर स्टॉक है। तो ये आपको समझना है कि पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का पर्पस क्या है, मतलब क्या है, और इसको हमें रेगुलर बेसिस पर कैसे देखना है, और अपने बच्चे को हम फाइनेंशियली एजुकेट कैसे कर सकते हैं। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अदरवाइज जिस सिचुएशन में, जिस सिनेरियो में आप और हम आज फंसे हुए हो, हमारे बच्चे भी फंसे रहेंगे। तो इसी के साथ में मिडस टॉक नवीन जी एंड हरीश जी को थैंक यू बोलता हूं कि ही हैज गिवन द गुड अपॉर्चुनिटी। थैंक यू।